डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को क्लास 11वीं के जो आर्ट्स है उसका सब्जेक्ट है आप लोगों को इतिहास यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री के जो चैप्टर है आप लोगों को चैप्टर 2 है, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को एक चैप्टर हम कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप लोग एक चैप्टर का वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग को चैप्टर 2 देख लेते हैं। तो देखिए, इतिहास के जो चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 है, जिसका नाम है आप लोगों को लेखन कला और शहरी जीवन। देखिए, इसको हम बताएंगे समझाएंगे NCERT बेस पे है आप लोग को। आप लोग को जो भी प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं या इस पाठ के से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हर चीज़ को हम ले लिए हैं, छोड़े नहीं है किसी चीज़ को, ठीक है। और आप लोग को बताएंगे तो थोड़ा अच्छा से समझाते हुए चलेंगे। आप लोग गौर कीजिएगा मेरे बातों पे, मेरे बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोगों को सभी चीज़ समझ में आए। इग्नोर करके चलिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और समझिएगा तो हर चीज़ समझ जाइएगा। तो थोड़ा सा आप पे ही निर्भर करता है तो कैसे देखना है, कैसे समझना है। अब चलिए, यहाँ पे आप लोगों को लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला और शहरी जीवन जैसे कहने का मतलब है कोई भी लिपि लिखने की कला होती है। जैसे मान लीजिए, अगर हम कहा जाए तो ये, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे लिपि लिखने की बात कहें तो यहाँ पे कहिएगा, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं तुम क्या कर रही हो, है कि नहीं। तो ये हमारा जो ये लिपि हो गया आप लोगों को देवनागरी हो गया। मैंने लिखने का भी एक कला है, लिखें कि नहीं लिखें। अच्छा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे लोग चैटिंग करता है, तुम क्या कर रही हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम दो गो तरीका में लिख दिए, मतलब दो गो तरीका का दो गो विधि है। विधि को ही लिखने के विधि को लिपि कहते हैं। तो दो गो लिपि है, एक है ये देवनागरी और ये हो जाएगा आप लोग को रोमर। लेकिन ये दोनों हिंदी ही है, मतलब तो आप लोग को हम हिंदी ही लिखे हैं एक चीज़ बा, लेकिन लिखने का अलग अलग लिपि हो गया, तरीका हो गया, विधि हो गया। तो वही जो है लेखन कला, तो लिखने का वो कला होता है जिसको लेखन कला कहा जाता है। ऐसा ही नहीं कि कोई भी चीज़ को कुछ भी लिख दीजिए और वो हो गया, नहीं, लेखन कला। और तो और जानेंगे शहरी जीवन, क्योंकि भारत जो था या अन्य सभ्यता जो थी पहले शहरी सभ्यता थी, मतलब शहर था, तभी तो उसका अस्तित्व मिला है हम लोगों का, तभी पता चला है। नहीं तो मान लीजिए कहीं पे एक और दो लोग रहता होगा और वो धरती के नीचे दब गया तो पता चलेगा जी। माने अनेकों शहरी जीवन था पहले, शहर लोग बसा था, तो उस तरह के व्यवहार हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग को। तो हम लोग का इतिहास है। अब चलिए, यहाँ से आप लोग को शुरू होता है, यहाँ से जो पाठ है शुरू होता है। अब यहाँ से ध्यान देना भी आप लोग शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, यहाँ पे बात सुनिएगा, ये सभ्यता के नाम है आप लोग को, एक जमाना एक युग का नाम है जो हम लोग का समय वो बीत चुका है। तो मेसोपोटामिया का सभ्यता जानना है, लेकिन पर सबसे पहले मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच, दजला और फरात नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का एक हिस्सा है। कौन सा गणराज्य? इराक। अब कहेगा ना मेसोपोटामिया जो है किस गणराज्य का हिस्सा है? तो इराक प्रदेश के। अब आप लोग को ऐसे ही ये प्रश्न तैयार हो गया आपका, जैसे एक पार्ट से, दो पार्ट से, तीन पार्ट से, चार पार्ट से, जितने भी सारे क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं सबके सब हम लिए हैं, कोई भी चीज़ छोड़े नहीं है। आप विशेष बात को भी लिखे हैं यहाँ पे PDF में, आप लोगों को पढ़ाने के लिए, बताने के लिए। यहाँ पे देखिए, शहरी जीवन की शुरुआत इसी सभ्यता में होती है। ये प्रश्न आप लोग को कंपटीशन क्षेत्र में जाइएगा ना तो बहुत बार पूछता है कि शहरी सभ्यता की जो प्रारंभ होती है किस सभ्यता से होती है, चाहे शहरी सभ्यता की शुरुआत किस सभ्यता से होती है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से, मेसोपोटामिया के सभ्यता से। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई। कहाँ हुआ? मेसोपोटामिया में। ये आप लोग को इतना बार एग्जाम में कंपटीशन क्षेत्र में दिया है कि लोगों को ऐसे ही याद रहता है। जैसे हम लोग टीचर हैं तो हम लोग जैसे कंपटीशन को भी पढ़ा रहे हैं, ऐसे आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, NCERT पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम सब जानते हैं कौन सा प्रश्न कंपटीशन के उद्देश्य से अच्छा है, कौन सा प्रश्न आप लोग को एग्जाम के उद्देश्य से अच्छा है। तो देखिए, ये मेसोपोटामिया जो है आप लोगों को, मेसोपोटामिया क्या है? शहरी जीवन की शुरुआत यहाँ पे हुआ था, मेसोपोटामिया में हुआ था, इसीलिए ये फेमस भी है। नंबर 1 में शुरुआत ही कही है। मेसोपोटामिया की सभ्यता
अपनी संपन्नता, मैंने संपन्नता मैंने उसके पास इतना अच्छा खासा था, ये संपन्न था, खुशी संपन्न, जैसे नहीं आप लोग कहते हैं, जैसे कोई मान लीजिए जैसे कह देते होंगे आप लोग कि ये बहुत धनी है, ये ऐसा है वैसा है, थोड़ा सा बस चलिए लोग बोल देता है कि मान लीजिए ये खुशी संपन्न है, तो ये भी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता था क्या था, अपनी संपन्न था, मतलब ये संपन्न था, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, साहित्य इसका शिक्षा व्यवस्था जो भी था मैंने बहुत समृद्ध और विशाल था, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध था। अब दे भी सकता है आप लोग को, जैसे आप लोग को इसे 11th क्लास के ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के 12वीं क्लास में नहीं देते हैं, लेकिन अगर 11th में अगर आप लोग को एग्जाम लिया जाए तो 11th में ऐसे प्रश्न आप लोग को दे सकता है, चाहे इस पार्ट से पूछा जाए तो कह दिया जाएगा मेसोपोटामिया किस किस चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये देखिए मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य एवं गणित एवं खगोल विद्या के लिए क्या थे, ये प्रसिद्ध थे। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत मैंने कहाँ से ये चीज़ मिला है। मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो ऐसा थोड़ा है कि हम अपना घरे से गए हैं घरे कोनो बर्तन में बंद था, ये सब बात ला दिए हैं पढ़ाने के लिए, ऐसा नहीं ना है। कहीं ना कहीं से पढ़ाने के लिए हम लोग भी लिए हैं, या इतिहास के जो भी है चीज़ कहीं ना कहीं स्रोत होता है इसका, कहीं ना कहीं से मिलता है, तो वहाँ स्रोत कहलाएगा, सोर्स कहलाएगा। तो सोर्स इसका क्या है, इमारतें, मूर्तियाँ, कब्रें, आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं तथा लिखित दस्तावेज, क्या लिखित दस्तावेज से मेसोपोटामिया के मैंने इस सब जो है, इसे मान लीजिए इतना अस्तित्व में हम लोग को मिला है, इतना स्रोत है हम लोग का। इसी के आधार पर देखकर, इसी को देखते हुए हम लोग बताते हैं कि मेसोपोटामिया का सभ्यता जो था बहुत ही अच्छा और समृद्ध था, बहुत ही कुशल था, बहुत ही संपन्न था। क्योंकि देखिए यहाँ इमारत भी मिला है तो शहरी टाइप के मिला है, मूर्ति भी अच्छा खासा मिला है, कब्र, आभूषण या औजार, मुद्रा जो भी था ये, तो इस तरह से क्या अगर हर चीज़ अच्छा मिलेगा तब कहेंगे कि नहीं ये संपन्न था, मतलब मेसोपोटामिया। तब यहाँ पे आप लोग देखेंगे मेसोपोटामिया की भाषा, जैसे मान लीजिए कोई भी सभ्यता हो, अगर उसका हम भाषा लिपि हम जान ले, पढ़ लें, तो बहुत आसान हो जाता है हम लोग को पढ़ना। ये एकदम शुरुआत वाला है। जैसे 12वीं क्लास में आप लोग जाइएगा ना, तो आप लोग पढ़िएगा भारत के हिंदू घाटी सभ्यता, सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता, हिंदू बोला गया, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो बताइए वो भारत की सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है, वो भी नगरीय सभ्यता है। उसमें से एग्जाम में भी आपको टच करता है, एग्जाम में भी पूछता है। ये तो अच्छा किया तो शुरुआत में ही दे दिया है, एग्जाम में भी पूछता नहीं है। अपना सभ्यता से पूछेगा तो अच्छा रहेगा। तो अपना सभ्यता है आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें से प्रश्न भी आप लोग को पूछता है, जानकारी भी अच्छा खासा मिलेगा। तो शुरुआत में आप लोग को जानकारी ये सब लेना है, तब उस लोग के बाद में हम लोग अपना वाला भी जानेंगे। ये तो शुरुआती वाला है कि नहीं, जहाँ प्रारंभ हुआ था, शुरुआत हुआ था। तो खैर भाषा के देखिए, तो बाद में इसे सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, भाषा है, उसको पता नहीं चल पाया है, आज तक पढ़ा नहीं गया है। खैर देखिए मेसोपोटामिया की भाषा, इस सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियन भाषा, उसके बाद अकदी भाषा, बाद में अरामाइक भाषा। मतलब इस सभ्यता में 3 तरह की भाषाएं बोली जाती थी। शुरुआत में सुमेरियन भाषा बोला जाता था, फिर अकदी, फिर जाके भाषा बोला जाता था आप लोग को अरामाइक। तो ये देखिए भारत की भाषा नहीं है कि आप लोग को हिंदी, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, मगही इस तरह से मिलेगा। ये है आप लोगों को ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के समय का भाषा। तो उस टाइम क्या मिलेगा वैसा भाषा, ठीक ना। तो ऐसा भाषा बोली जाती थी। 1400 ईसा पूर्व, ईपू लिखा गया था आप लोगों को ईसा पूर्व, ठीक ना। चलिए से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती है, क्या है, मिलती जुलती थी। और 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोले जाने लगी थी, और आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। कौन सी भाषा, हिब्रू भाषा। हिब्रू भाषा से मिलता जुलता कौन सा भाषा है, अरामाइक भाषा। अरामाइक भाषा और हिब्रू भाषा जो है मिलता जुलता है। अभी भी हिब्रू भाषा जो है बोला जाता है कहाँ, इराक के कुछ भागों में, इराक के कुछ भागों में। अब तो सभी देश जो है इंग्लिश की तरफ बढ़ रहा है, अंग्रेजी भाषा की तरफ बढ़ रहा है। तो खैर यहाँ पे आगे आप लोगों को देखते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए आप लोग मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति, इस भौगोलिक स्थिति, जमीनी स्थिति जो है क्या है वही जानते हैं आप लोग, क्षेत्र जैसे कैसा था, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। यह क्षेत्र आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। माने किस देश में आता है, तो इराक गणराज्य,
इराक में जैसे तेल उल नहीं मिलता है, आप लोग तेल के लिए ही इराक फेमस है अभी के लिए कहा जाए तो आप लोग जानते होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है ये मेसोपोटामिया जो है कहाँ पे है, तो इराक गणराज्य में है, कहीं सा है इराक गणराज्य, ठीक ना। इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता है। क्या कहता है? अक्कद। बाद में इस भाग को बेबीलोनिया कहता है। क्या कहता है? बेबीलोनिया। देखिए एक एक चीज़ को याद रखिए, एक एक चीज़ को समझा कीजिए। जब हम पढ़ा रहे थे एक एक चीज़ छोड़े नहीं है, तो आप लोग काहे छोड़िएगा भैया? आप लोग के पास समय है पढ़ने का, उचित पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, मेहनत कीजिए ताकि आप भी नाम कमाइए। ऐसा नहीं है कि आपको दब के रहना है किसी से, टैलेंट भी रखना है आपको अच्छा खासा। जैसे आप साइंस नहीं लिए, आर्ट्स लिए, आर्ट्स लेके आप लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, तो ऐसा थोड़े है कि नहीं पढ़ेंगे। अरे हम ही साइंस पढ़ाते हैं, हम ही आर्ट्स पढ़ाते हैं। जिस तरह से बच्चों को मोटिवेट करके पढ़ाते हैं साइंस, उसी तरह से आपको भी मोटिवेट करके रखेंगे, पढ़ाएंगे ज़बरदस्त तरीके से। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बस आराम से चलता रहेगा। आराम से आप लोग को पढ़ लेना है, आराम से ख़त्म भी हो जाएगा। ज़्यादा लापरवाही भी नहीं करेंगे हम लोग, ना आप ना हम, ठीक है। इसके उत्तरी भाग को यहाँ पे थोड़ा जिक्र कर लीजिए फिर से, क्योंकि आप लोग हो सकता है भूल जाएंगे, चाहे ध्यान नहीं रहेगा। तो देखिए शहरी की जो दक्षिणी भाग है उसको सुमेर और अक्कद कहा जाता है। जो दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? सुमेर और अक्कद। जैसे कहा जाएगा मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को क्या कहता है? सुमेर और अक्कद, ठीक ना। अच्छा, बाद में इस भाग को क्या बोला गया? तो बेबीलोनिया। जिसे कहा जाएगा कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसके दक्षिणी भाग को अब क्या कहा जाता है? तो बेबीलोनिया। क्या? बेबीलोनिया, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके उत्तर भाग के एसीरियाइयों के कब्जा होने के बाद असीरिया कहा जाने लगा। देखिए असीरियाई लोग क्या किया? इस पे कब्जा कर लिया। जो उत्तरी मैदान उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग का तो बता दिए आप लोगों को, दक्षिणी भाग को सुमेर या अक्कद कहता है, बाद में बेबीलोनिया कहा जाता है। लेकिन दक्षिणी जो भाग है उस पर एक कब्जा कर लिए, असीरियाइयों कर लिया। कुछ कर लिया? असीरियाइयों क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो कब्जा करने के बाद उन लोग के आधार पे ही बोला गया असीरिया। क्या बोला गया? असीरिया, है ना, बोले जाने लगा। इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व। बाप रे, बहुत पुराना हो गया। 2023 इधर और 3000 उधर जोड़ दीजिए तो आप लोग को सीधे ये 5023 वर्ष 23 वर्ष पहले हो गया। 5023 वर्ष, उतना पुराना सभ्यता है। तो 3000 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो गया था जो इसके नगर का निर्माण है। मैंने नगर बनना, मैंने मेसोपोटामिया में नगर बनना 5023 वर्ष ही पहले ही ये हो गया था। मैंने कहिए ना, आज से 5023 कह रहे हैं, लेकिन उस समय कहेंगे हम लोग, चाहे असली समय जो कहेंगे 3000 ईसा पूर्व, मैंने ईसा मसीह के जन्म से 3000 पहले, 3000 पहले, ठीक ना। उरुक, क्या? उरुक, उर मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है, कुछ शब्द अजीब मिलता होगा। जैसे यहाँ पे उरुक है तो जगह का नाम है, शहर का नाम है। उर शहर का नाम है, मारी शहर का नाम है। ये सब क्या था? प्रसिद्ध मतलब फेमस। इंग्लिश में फेमस के हिंदी में प्रसिद्ध। फेमस शहर और नगर था ये सब मेसोपोटामिया का। यहाँ स्टेपी घास के मैदान है, अतः पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन है। मैंने जीवन जीने का जो है अच्छा साधन है। लेकिन कैसे? तो पशुपालन पे, क्योंकि जो ये घास वहाँ होता है स्टेपी घास। स्टेपी घास जो है पशु लोग बहुत पसंद करते हैं, और पशु लोग खा के अच्छा खासा वो दूध निकालते हैं या अच्छा खासा वृद्धि करते हैं। अतः यहाँ कृषि, पशुपालन एवं व्यापार आजीविका के विभिन्न साधन है। जिसे कहने मतलब मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उस समय इंटरनेट की दुनिया थोड़े था, बैंकिंग की दुनिया थोड़े था, व्यापार में भी थोड़ा बहुत ही चलता था सीमित क्षेत्र में, है ना, सीमित रूप से। तो कृषि उस समय डेवलप था, पशुपालन डेवलप था, और व्यापार था। व्यापार भी आप लोग को थोड़ा बहुत ही मतलब कहीं चलता रहा था, लेकिन कृषि सब डेवलप था तो सब डेवलप था। अब तो सब डेवलप है। अब की बात छोड़ दीजिए आप लोग ये मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ रहे हैं, सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पहला सभ्यता आप लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखिए आप लोग। यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए कांसे, यहाँ पे कांसे होगा, बिंदु होगा, कांसे का इस्तेमाल करते थे। कांसा का इस्तेमाल करके लोग, मैंने कहने का मतलब है यहाँ पे कांसा का लोग इस्तेमाल करके क्या बनाता था? हथियार बनाता था। हथियार कहिए या औजार कहिए, है ना, औजार बनाता था। यहाँ के उरुक नगर में एक
स्त्री का शीर्ष मिला है, शीर्ष मिला है जो सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया है, संगमरमर को तराश कर बनाया गया है, उसका शीर्ष मिला है, सिर मिला है। सिर मतलब ओरिजिनल नहीं मिला है, मतलब किसी न किसी धातु पे बनाया गया है सिर, और वहाँ पे मिला गया है। तो कौची को संगमरमर को तराश कर, कौची को संगमरमर को तराश कर बनाया गया है ना। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं आप लोगों को, श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन, श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता थे। देखिए जैसे मान लीजिए श्रम विभाजन माने, श्रम विभाजन क्या होता है, जैसे काम के आधार पे लोगों को विभाजित कर दिया गया था जाति के, मैंने जैसे आजकल जाति जैसे है ना, मतलब अपने पे नहीं है कि अपने दिल पे मत लीजिएगा। जैसे बता देते हैं कुछ जाति का नाम ले लेते हैं। जैसे अगर कहा जाए हम कोयरी जाति से बिलोंग करते हैं, तो कोयरी जाति यानी कुशवाहा, तो वो खेती बाड़ी जैसे करता है ना, तो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है कोयरी। यादव या अहिर लोग जो हैं दूध दही से मतलब पशुपालन से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए कुछ अन्य लोहार लोग है, लोहा हुआ या कोई ना कोई धातु से जुड़ा हुआ है कि नहीं। सुनार लोग है तो सोना चांदी से ये सब घिरा हुआ है, घिरा हुआ नहीं मतलब घिरा हुआ नहीं कहेंगे, मतलब जुड़ा हुआ है। जैसे कहाँ रहा है कि डोली उठाना, ये मलाह जो है मछली मारना, मछली पालन करना या नाव पतवार खेना, तो इस तरह से सभी लोग मतलब जुड़ा हुआ है। तो जाति के आधार पर इतने बता दिए, लेकिन काम के आधार पर भी लोग जुड़ता है, मतलब काम के आधार पे भी लोग जुड़ा है। जैसे मान लीजिए कि ये व्यक्ति ये काम करेगा, ये व्यक्ति ऐसा काम करेगा, तो क्षुद्र, ऊंच, ब्राह्मण, नीच, इस तरह से भी जाति बनाया गया था। श्रम विभाजन का मतलब काम के आधार पर विभाजित किया गया था, तो उसमें श्रम विभाजन था। और क्या था, सामाजिक संगठन, माने पूरा समाज संगठित होकर मिल के रहता था, संगठित होकर। तो ये तो अच्छा बात है, सामाजिक संगठन अच्छा बात है, लेकिन श्रम विभाजन बहुत ही गलत बात है, ये गलत बात है। भीमराव अंबेडकर जी बताए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है हमारे संविधान के निर्माता, वो बताए थे ये श्रम विभाजन जो है बहुत ही खराब है, काम के आधार पर नहीं बांटिए। क्योंकि काम के आधार पर बांटिएगा किसी को भी, तो वो जन्म से ही किसी को एगो पेशा से बांधने के लिए मैंने जकड़ लेता है, कहिए कि मैंने गुलाम रहिए कि एगो काम करना है। जैसे मान लीजिए कोई है, अगर काम के आधार पे ही अगर दिया जाए, तो अगर कोई ब्राह्मण मैंने पंडित जी है, ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण में जन्म लिया तो वो सिर्फ पूजा पाठ कराएगा जी, कोई बिजनेस व्यापार, कोई नौकरी चौकरी नहीं करेगा। करना चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण जन्म लिया तो पूजा पाठ ही कराएगा। तो ये काम के आधार पर बांटा गया था। तो श्रम विभाजन बहुत गलत है। जैसे मान लीजिए ये अगर कहा जाए मोची लोग हैं, अगर सबसे अगर कहा जाए मोची लोग जो है, मोची लोग का खराब काम है। जैसे जो चमार जाति के आते हैं लोगों के, अगर श्रम विभाजन के आधार पर बांट दिया जाए, तो मान लीजिए वो चमड़ा उद्योग से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए जो भी है चमड़ा उद्योग में कुछ काम करना, कुछ जैसे चप्पल जूता का निर्माण करना, बनावट करना या उसकी मरम्मत करना, ये सब जो है जाति के आधार पे बांट दिया गया या काम के आधार पे लोगों को बांट दिया गया। तो कितना मान लीजिए बुड़बक वाला काम है, चाहे खराब काम है। अब मान लीजिए कोई लड़का जन्म ले लिया उसके घर, अब जन्म ले लिया तो जीवन भर क्या वही काम करेगा, चाहे पढ़ने लिखने में तेज हो या गौर हो, वही काम करेगा। गलत है कि नहीं है? बहुत गलत है। इसलिए भीमराव अम्बेडकर जी क्या बोले हैं कि श्रम विभाजन बहुत ही गलत बात है, किसी को एक को काम के मैंने बेड़ियों में जकड़ देता है, ये श्रम विभाजन नहीं होना चाहिए। तो उस जमाने में मेसोपोटामिया की सभ्यता में श्रम विभाजन भी था, सामाजिक संगठन था। तो ये तो चलिए अच्छा बात है। शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था का विशेषता थे, अर्थव्यवस्था क्या था, ये लोग का विशेषता था, खासियत था। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे, खाद्य संसाधन जो था मैंने खाने वाला व्यवस्था जो था मतलब समृद्ध था, अच्छा खासा था, परंतु खनिज संसाधन का अभाव था। खनिज जैसे धातु वगैरह होता है ना, धातु या कोई भी मैंने जैसे मान लीजिए अबरख, कोयला, जीवा, जैसे ये पेट्रोल, ये सब मतलब ये सब खनिज संसाधन क्या था, माने नहीं था, चाहे अभाव था। खनिज संसाधनों का क्या था, अभाव था, जिन्हें तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था। और मान लीजिए वहाँ उन लोगों के पास अभाव था, मैंने नहीं था धातु वगैरह, कोई खनिज नहीं था, तो कोई भी चीज़ बनाना मुश्किल है लोगों के लिए। तो खनिज देखिए, खनिज अयस्क आप लोग जानते हैं, खनिज को या अयस्क को निष्कर्षण करके ही कोई धातु प्राप्त किया जाता है, मैंने अयस्क को शुद्ध किया जाता है तब जाके कोई धातु बनता है, आप लोग शुद्धिकरण करके। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं आप लोगों को।
यहाँ व्यापार के लिए परिवहन व्यवस्था अच्छी थी। परिवहन व्यवस्था ऐसा नहीं है कि रेलवे था पहले, हवाई जहाज था पहले, मैंने परिवहन मैंने आने जाने की सुविधा अच्छा था। तो आने जाने की सुविधा यही बैलगाड़ी होगा, बैलगाड़ी से ही लाया ले जाता होगा, चाहे नाव जहाज बना लिया होगा पानी में, क्या है कि नहीं। लेकिन वो भी नहीं बना है। इतिहास पढ़िएगा तो आप लोग को पता चलेगा ना कि ये पुर्तगाली लोग बनाया है, तो डच लोग बनाया है, इस तरह से ये लोग नाव जहाज बनाया है। लेकिन ये भी आप लोग कह सकते हैं कि मान लीजिए ये लोग के पास क्या था, परिवहन व्यवस्था क्या था, अच्छा था, अच्छा थी। जलमार्ग द्वारा, जलमार्ग माने नाव द्वारा चलता था, ठीक ना। चलिए आगे देखिए। फरात नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी। विश्व मार्ग के रूप में प्रसिद्ध थी। विश्व में व्यापार करना है तो किस नदी से होता था? फरात नदी। कौन नदी? फरात। फरात नदी से होता था, ठीक ना। आगे देखिए यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे देखिए आगे, आगे जो है शहरी अर्थव्यवस्था में हिसाब किताब लेन देन रखने के लिए यहाँ लेखन कला का विकास हुआ। जैसे नहीं होता है शहरी व्यवस्था में उधार लिया जाता है, उधार लिया जाता है, दिया जाता है, तो लेन देन के लिए लिखा जाता है कि नहीं, तो हम इनको इतना उधार दिए हैं, इनको ये दिए हैं, इनको ये दिए हैं। तो उधार के लिए भी, लेन देन के लिए भी ये मतलब यहाँ लेखन कला था, मैंने लेखन हो रहा था, मैंने लिखा जा रहा था, तो लेखन कला था, ठीक ना। चलिए अब मेसोपोटामिया कृषि और जलवायु, माने खेती बाड़ी कैसी होती थी और वहाँ का जलवायु मतलब मौसम कैसा था। कृषि और जलवायु देखना है मेसोपोटामिया की। दजला और फरात नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही है। उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रहती है। कौन सी नदी? तो दजला नदी और फरात नदी। दजला नदी और फरात नदी कहाँ से निकलता है? उत्तरी पहाड़ों से। कहाँ से? उत्तरी पहाड़ से जब निकल के आता है तो ये उर्वरक या उपजाऊ मिट्टी या बालू ला देता है। जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा होते हैं। मान लीजिए नदी से पानी ले जाइएगा तो नदी में तो बह बह के आया है बहुत सारा उपजाऊ मिट्टी, यानी उपजाऊ बारीक मिट्टी आया है। उपजाऊ बारीक मिट्टी आया है ना, तो उपजाऊ बारीक मिट्टी धीरे धीरे जब अपने खेत में ले जाइए, पानी या बाढ़ हो रहेगा तो मिट्टी बालू आके जमा हो जाएगा। जमा हो जाएगा तो क्या होगा, ज़मीन जो है उधर का उर्वरक हो जाएगा, मैंने उर्वरता उसमें बढ़ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे अब देखिए आप लोग, यहाँ का रेगिस्तानी भाग जो दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। देखिए उत्तरी में पहाड़ है, उत्तरी क्षेत्र में क्या है, मेसोपोटामिया के उत्तरी क्षेत्र में पहाड़ है। दक्षिणी क्षेत्र में क्या है? दक्षिणी क्षेत्र में रेगिस्तान है। रेगिस्तानी भाग कहाँ है? दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ भी कृषि की जाती है। जो मैदानी क्षेत्र में, ये राजस्थान ये है जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ भी थोड़ा कृषि की जाती है। और फरात नदी जब इन रेगिस्तानों में पहुँचती है तो छोटे छोटे कई धाराओं में बढ़कर नहरों जैसे सिंचाई का कार्य करती है। मैंने सिंचाई माने जैसे खेतों में पानी देना, मैंने फसल को पानी देना, पटवन करना, मैं या नहीं कहता खेत पटाना, फसल पटाना, तो सिंचाई जैसा कार्य करती है। ले जाया जाता है तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती है। अगर पानी मान लीजिए खेत में ले जा रहे हैं तो उपजाऊ मिट्टी क्या होगा? जमा हो जाएगा रेगिस्तान की तरफ, और रेगिस्तान में भी अच्छा खासा खेती हो जाता है, ठीक ना। अतः आप लोग यहाँ पे अच्छा समझ गए होंगे, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे आप लोग को देखिए, अच्छा यहाँ पे हम लोग थे जी। यहाँ देखिए रेगिस्तानी भाग जो दक्षिण में स्थित है, यहाँ कृषि की जाती है। और फरात नदी जब इन रेगिस्तान में पहुँचती है तो छोटे छोटे कई धाराओं में बढ़कर नहरों और सिंचाई का कार्य करती है। यहाँ गेहूँ, जौ, मटर और मसूर की खेती की जाती है। गेहूँ, जौ, मटर, मसूर की खेती की जाती है, ठीक ना। आगे चलिए। यहाँ पे दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। सबसे ज़्यादा उपज देने वाली जो है मैंने ये मेसोपोटामिया के जो क्षेत्र है वो है दक्षिणी मेसोपोटामिया। कौन सी मेसोपोटामिया? दक्षिणी मेसोपोटामिया जो है सबसे ज़्यादा उपज देने वाली मैंने इसे भाग हुआ करती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। मैंने वर्षा अच्छा से नहीं होता था लेकिन फसल अच्छा हो जाता था, मिट्टी उर्वरता था उसमें, है ना। चलिए स्टेपी क्षेत्र समझ लेना, घास जो पशु लोग पसंद करता खाता है। स्टेपी क्षेत्र का प्रमुख कार्य पशुपालन था। अब स्टेपी क्षेत्र जो काम था पशुपालन करवाना या पशुपालन, है ना। यहाँ खेती के अलावा भेड़ बकरियाँ स्टेपी घास के मैदानों में, पूर्ववर्ती मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। पहाड़ के ढाल पे, ढलान पे पाला जाता था। ये लोग जाते थे, भेड़ बकरी स्टेपी फसल घास को खाते थे और ये अपना पेट भरते थे और ये उन अपने मालिक के लिए प्रोडक्ट तैयार करते थे। कोई दूध, कोई मांस, इस तरह से तैयार करता था, ठीक ना। तो स्टेपी क्षेत्र में ये सब होता था।
अब देखिए आप लोगों को इसके बाद हम लेकर आएंगे मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर। मेसोपोटामिया के आप लोगों को प्राचीनतम नगर, ये आप लोग को बता दे रहे हैं। इसके आप लोगों को एक और वीडियो आएगा, उसमें आप लोग को ये चीज़ ख़त्म करा दिया जाएगा, आप लोग को ख़त्म करा दिया जाएगा। तो इसके बाद वाला वीडियो जो है आप लोग को, जैसे मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर है, तो आप लोग को अगले वीडियो में ही देखना पड़ेगा, मेरा अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए होगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक ना। अब देखिए आप लोग के लिए एक चीज़ है, जैसे सभी को चाहिए PDF मतलब कहिए ना कि सर हमको, जैसे मान लीजिए ये चीज़ पढ़ा दिए तो हम नोट किए या नहीं किए, हमको चाहिए PDF, तो आपको PDF मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, वीर कोचिंग सेंटर। आप लोग वीर कोचिंग सेंटर इंस्टॉल कर लीजिए। अब वीर कोचिंग सेंटर इंस्टॉल कीजिएगा ना आप लोग, प्ले स्टोर पे आप लोग को मिल जाएगा। तो वीर कोचिंग सेंटर इंस्टॉल कीजिएगा तो क्लास ये 11th है, ठीक ना, क्लास 11th। ऐसे 12th का भी है हमारे पास, 11th 12th, क्लास 10th का भी है, ठीक है। आप लोग देखिए क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग क्लास 11th में जाइएगा, वहाँ पे आप लोग के लिए एक कोर्स है 1000 रुपये का, सीधा सा हम बोलते हैं 1000 रुपये का कोर्स है, साल भर है, साल भर। और ये बराहवा का भी 1 साल के लिए 1000 रुपया है, साइंस का भी उतना ही है, आर्ट्स का भी उतना ही है। आर्ट्स के स्टूडेंट 1 साल पढ़ेंगे 1000 रुपया में, साइंस के भी पढ़ेंगे 1000 रुपये में, 1 साल पढ़ेंगे। अब कहिए कि सर इसमें मिलेगा क्या हम लोग को पढ़ने में, जैसे यूट्यूब पे मिल रहा है उससे भी अच्छा मिलेगा क्या। अब देखिए जान लीजिए 10वां का जो है 500 रुपया है, इसमें आप लोगों को 80% रिजल्ट की गारंटी लेते हैं, फुल टू फुल। 10th क्लास की 80% रिजल्ट की गारंटी हम लेकर पढ़ाते हैं, पूरा का पूरा पैसा ले रहे हैं गारंटी लेके आपको, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए, जैसे आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा क्या, तो देखिए पढ़ने के लिए आप लोगों को मिलेगा लाइव क्लास, लाइव क्लास के साथ साथ रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा, एनिमेशन वीडियो मिलेगा। जैसे कोई युद्ध होता है, चाहे कोई बायोलॉजी का हिस्सा है, कोई लैब है केमिस्ट्री का या कुछ भी है, तो वो एनिमेशन मैंने 3D वीडियो में आप देखिएगा, समझिएगा। अब इतिहास में कोई युद्ध लड़ाई है तो 3D वीडियो में समझिएगा, तभी ना आप लोग समझ में आएगा कैसे युद्ध होता था, कैसे क्या होता था, कैसे क्या दिया जाता था शिक्षा, एनिमेशन वीडियो में देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग को कोई डाउट रहता है तो डाउट सोल्व कराया जाएगा। उसके बाद आप लोग को पढ़ने के लिए नोट्स, PDF, असाइनमेंट और डिजिटल नोट्स, आपको लोग को 3-4 प्रकार के नोट्स पढ़ने के लिए मिलेगा, जो कि बेस्ट करा देगा आप लोग को पढ़ने में, एकदम ज़बरदस्त करा देगा। ऐसा ज़बरदस्त आप लोग को कोई नहीं करा सकता है पढ़ने में, ज़बरदस्त। जब हर चीज़ की तैयारी कर लें आप लोग, तो आप लोग टेस्ट दीजिए चैप्टर वाइज। वो भी जैसे एक चैप्टर मान लीजिए पढ़ा दिए, तो एक चैप्टर का आपको टेस्ट देना पड़ेगा ना। एक चैप्टर तो आपको यूट्यूब पर हम पढ़ा दिए हैं, तो आप टेस्ट कहाँ देने जाइएगा, तो टेस्ट देने के लिए इस ऐप पर जाइए, वीर कोचिंग सेंटर, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। आप लोग को एक चैप्टर का डेमो के लिए आप लोग फ्री में देख सकते हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप लोग को सभी चैप्टर वाइज को देना है, तो 1000 रुपये में आप लोग को हो जाएगा। यहाँ से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे खैर इन्वर्टर का जो ये लाइट है कट गया है, तो इन्वर्टर पे अभी चल रहा है, तो ये इस तरह का जो है डिजिटल बोर्ड भी आप लोग को क्लोज हो गया है। तो खैर इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग का जो काम है ओरिजिनल हो गया है। तो अब आप लोगों के जो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, मेरा अगले वीडियो के आप लोग इंतजार कीजिए। और हाँ, कोई भी किसी को भी कहीं पे कोई हेल्प लेना है, दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे से कांटेक्ट करने के लिए मेरा नंबर दे देते हैं, अपना नंबर देते हैं, आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, अपना नाम और ज़िला का नाम आप लोग लिख के भेज सकते हैं, ठीक ना। आप वहाँ पे बोल दीजिएगा कि सर हमको लाइव क्लास ज्वाइन करना है, आप लोगों को लाइव क्लास ज्वाइन करवा दीजिएगा। टेस्ट भी समय पे हो दीजिए आप लोग, जब जैसे कहने में तो टेस्ट आप लोग को डाल दिएगा, आप जब मन तब दीजिए, जब मन तब वीडियो देखिए, जब मन तब मैंने लाइव क्लास तो टाइम पे होगा आप लोग का, ठीक ना। तो यहाँ पे मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964, ये नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल इस पर ना करें तो ही अच्छा है, कॉल भी आप लोग हम रिसीव करेंगे, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि आप लोग को थोड़ा कम कीजिएगा तभी अच्छा है। लेकिन आप लोग को पढ़ने के लिए किसी को भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो ठीक है, आप लोग को बस इतना जान गए तो इतना काफ़ी है। आप लोग को नंबर मेरा नोट कर लीजिएगा, ऐसे भी सेफ रखिएगा नंबर, ठीक ना। तो मिलते हैं हम आप लोग को अगले वीडियो में, यानी अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।